नमस्कार बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत दिष्ट धारा डायनेमो पर चर्चा करते हैं। दिष्ट धारा डायनेमो वह डायनेमो होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। दिष्ट धारा डायनेमो के भी डायनेमो की तरह ही 4 भाग होते हैं, जिसमें से पहला है क्षेत्र चुंबक NS, और साधारण डायनेमो के लिए यह एक नाल चुंबक होता है, जबकि शक्तिशाली डायनेमो के लिए यह एक वैद्युत चुंबक होता है। आर्मेचर ABCD ये दूसरा भाग। तो इसे नरम लोहे क्रोट पर तांबे का पृथक्कृत तार लपेटकर बनाया जाता है और इसे चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष के परितः घुमाया जाता है। तीसरा भाग विभक्त वलय दिक् परिवर्तक। साधारण डायनेमो में या जो AC डायनेमो है उसमें सर्पी वलय का उपयोग किया जाता है, जबकि उसमें एक ही सर्पी वलय को उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के लंबवत 2 भागों S1 S2 में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को आर्मेचर के एक एक सिरे से जोड़ दिया जाता है। ये दोनों भाग आर्मेचर के साथ साथ घूमते हैं। चौथा ब्रशें। इसमें भी कार्बन या अन्य धातु के पत्तियां होती हैं। इन्हें ब्रशें B1 B2 कहते हैं। ये अपने स्थान पर स्थिर होते हैं और विभक्त सर्पी वलय को लगातार स्पर्श करते रहते हैं। तो चित्र में आप देख रहे हैं NS चुंबकीय ध्रुव खंड है, ABCD आर्मेचर है। आर्मेचर का A सिरा का संबंध सर्पी वलय S1 से है और D सिरे का संबंध S2 से है। इस स्थिति में S1 B1 के संपर्क में है और S2 ब्रश B2 के संपर्क में है। B1 B2 से बाह्य प्रतिरोध या लोड R जुड़ा हुआ है। मान लीजिए किसी समय आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अक्ष के परितः वामावर्त दिशा में घुमाया जा रहा है। तो मान लीजिए किसी समय AB भुजा ऊपर की तरफ तथा CD भुजा नीचे की ओर जा रहा है। तो फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से जब इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो आर्मेचर में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जा सकती है। मान लीजिए किसी समय AB भुजा ऊपर की ओर आ रहा है तो AB भुजा में धारा जो है उसकी दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। इसमें देखिए अंगूठे की दिशा में या ऊपर की ओर आपका AB भुजा आ रहा है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। तो AB भुजा पर जो धारा की दिशा है मध्यमा से प्रदर्शित होगी। इस प्रकार से आर्मेचर में धारा की दिशा ABCD दिशा में होगी, क्योंकि D का संबंध सर्पी वलय विभक्त सर्पी वलय S2 से है और S2 का संपर्क B2 से है। अतः Y परिपथ में धारा B2 से B1 की ओर प्रवाहित होती है। इस स्थिति में B2 धन ध्रुव की तरह और B1 ऋण ध्रुव की तरह कार्य करती है। अर्ध चक्र के पश्चात AB और CD अपनी स्थितियां बदल देते हैं। अब की बार भी D का संबंध S2 से है और A का संबंध S1 से है। S2 और S1 भी अपनी स्थितियां बदलते हैं, लेकिन ब्रशें अपने स्थान पर विद्यमान होती हैं। और इस स्थिति में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा की दिशा DCBA होती है। A का संबंध S1 से और S1 का संबंध B2 से है। अतः Y परिपथ में अब भी धारा की दिशा B2 से B1 की ओर होती है और यहाँ भी B2 धन ध्रुव की तरह और B1 ऋण ध्रुव की तरह कार्य करती है।
इस प्रकार वाय परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यह धारा दिष्ट धारा होती है। यदि समय और दिष्ट धारा के बीच ग्राफ खींचा जाए तो इस प्रकार आप देखते हैं केवल धनात्मक अर्धचक्र या धनात्मक दिशा में ही धारा प्राप्त होती है, लेकिन यह धारा अभी पूरी तरह से स्थिर दिष्ट धारा नहीं है। तो स्थिर दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करते हैं, इसको हमें समझना होगा। यहाँ पर दिष्ट धारा डायनेमो से नियत दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए ऐसे आर्मेचर का प्रयोग करते हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई कई कुंडलियों से मिलकर बना होता है। ये कुंडलियां समान कोण पर झुकी होती हैं। प्रत्येक कुंडली के सिरे एक एक विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। ब्रशों की संख्या 2 ही होती है। जब आर्मेचर को क्षेत्र चुंबक के मध्य घुमाया जाता है तो किसी क्षण एक ही कुंडली के दोनों सिरे से जुड़े विभक्त वलय ही ब्रशों के संपर्क में आते हैं। अतः वाय परिपथ में समस्त कुंडलियों के कारण बहने वाली धारा का परिणामी मान लगभग नियत हो जाता है। ज्यों-ज्यों कुंडलियों की संख्या बढ़ाई जाती है, धारा अधिक एक समान अर्थात नियत होती जाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम 2 कुंडलियों का प्रयोग करते हैं। समान कोण में झुकी होने के लिए जरूरी है कि दोनों कुंडलियों को हम परस्पर लंबवत रखें। दोनों कुंडलियों के दोनों सिरों को जोड़ने के लिए जो सर्पी वलय है उसको 4 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। प्रथम कुंडली नंबर 1 S1 और S1 डैश जो कि व्यासता अभिमुख हैं से इनका संबंध होता है। कुंडली नंबर 2 रेड कलर में यहाँ दिख रहा है, इनका संबंध S2 और S2 डैश से होता है। ये भी व्यासता अभिमुख है। ग्राफ में हम देखें समय और जो विद्युत वाहक बल के बीच जो ग्राफ या धारा के बीच जो ग्राफ खींचते हैं तो प्रथम कुंडली के कारण धारा का मान जब कम होने लगता है तो कुंडली नंबर 2 से प्राप्त धारा का मान उसी समय बढ़ने लगता है। इस प्रकार परिणामी धारा का मान में जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत कम हो जाता है। ज्यों-ज्यों कुंडलियों की संख्या बढ़ाते हैं त्यों-त्यों स्थिर धारा प्राप्त होती जाती है। एक बार और समझ लें इसको। कुंडलियों की संख्या यदि 2 है, उस स्थिति में दोनों कुंडलियों को परस्पर लंबवत रखा जाता है। सर्पी वलय को 2 × 2 बराबर 4 भागों में विभक्त किया जाता है। लेकिन कुंडलियों की संख्या अगर 3 हो तो उन्हें 6 भागों में विभक्त करना पड़ेगा और जो झुकाव का कोण है वो 60 अंश होगा। ब्रशें केवल 2 ही होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।